नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। पहले शाहीन बाग और अब बारी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, क्योंकि दक्षिणी नगर निगम इस वक्त अतिक्रमण को लेकर बेहद ही आक्रामक नजर आ रहा है और तमाम तरह के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। शाहीन बाग के बाद आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। एमसीडी बुलडोजर के अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा और इससे पहले सोमवार को शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन भारी विरोध के बीच निगम को कार्रवाई रोकनी भी पड़ी। निगम के अभियान के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने टिप्पणी के साथ कहा कि वो अभियान रोकने के बारे में किसी तरह का आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि आप लोग दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट करने के लिए नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि एक पक्ष के खिलाफ ही ये कार्रवाई की जा रही है। जो बीजेपी के लोग हैं उन पर यह कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही। तो इसे देखते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो किसी एक विशेष समाज वर्ग पर नहीं हो रही। अतिक्रमण पर अब बुलडोजर चलेगा और इसे देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। पहले शाहीन बाग और आज बारी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद कुछ राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन ये कह दिया गया है कि आपको इस पूरे मामले को देखते हुए किसी तरह की इस कार्रवाई को रोकने का आदेश नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना होगा। कुलदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। कुलदीप, पहले शाहीन बाग, आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बारी है। बुलडोजर यानी पीला पंजा चलेगा, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज भी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव एसडीएमसी ने शुरू की थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, वो ड्राइव जो है वो दिल्ली में आज भी जारी रहने वाली है। आज भी कई इलाकों में एमसीडी का जो बुलडोजर है वो अतिक्रमण को तोड़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें तो आज की उन इलाकों की जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जानी है उनमें साउथ दिल्ली का सेंट्रल जोन है और यहाँ पर बौद्ध धर्म मंदिर की और गुरुद्वारा रोड के आसपास का जो इलाका है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहां पर जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा वसंत कुंज में जो मसूदपुर रोड है उसके आसपास काफी सड़कों पर अतिक्रमण है, उसको जो है वो हटाए जाने की कार्रवाई दक्षिण दिल्ली नगर निगम से की जाएगी। इसके अलावा रघुवीर नगर है और वहीं सागरपुर इलाके में भी जो है वो आज एमसीडी का जो बुलडोजर है वो अतिक्रमण के खिलाफ यानी कुलदीप, जो पीले पंजे का प्रहार है वो आज भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच हमने देखा कि कई राजनीतिक दल इसका एक बार फिर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर पर जो है बुलडोजर की सियासत भी दिल्ली में खूब इस वक्त गरमाई हुई है। शाहीन बाग पर जब से एमसीडी ने तैयारी की है बुलडोजर चलाने की, तब से ही बड़ा राजनीतिक बवाल जो है इस पूरे घटना पर आया हुआ है। और कल भी हमने देखा कि जब शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा, लोगों ने उसका विरोध किया, तो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी उन्होंने शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई का जो है वो पुरजोर विरोध किया और कहीं ना कहीं बुलडोजर की इस कार्रवाई को जो है इन दोनों पार्टियों ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी यानी एमसीडी पर लगाया कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो धर्म देखकर की जा रही है और शाहीन बाग को जो है वो खास तौर से इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, शाहीन बाग के बाद आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जिसका अगला नंबर है, जहां पर पीला पंजा आज प्रहार करता नजर आएगा, लेकिन इसी बीच जो तमाम राजनीतिक दल है वो इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं।
वहीं आईपीसी की धारा 124 ए पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया गया है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसकी वैधता पर अध्ययन करने में समय नहीं लगाएं, इस हल्फनामे में लिखा गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाएं, क्योंकि उसने इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा था कि वो दलीलों पर सुनवाई 10 मई को करेंगी। राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के दंडनीय कानून को चुनौती देने वाली याचिका को केदारनाथ सिंह मामले में 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के 1962 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाए या फिर नहीं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के दाखिल हल्फनामे के मुताबिक सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के प्रावधानों को पुनः अध्ययन और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। तो आईपीसी की धारा 124 ए पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा दाखिल किया गया है और अनुरोध किया गया है कि इसकी वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाएं। और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद खूब गरमाया और नवनीत राणा और उनके पति का नाम इसमें प्रमुख तौर पर चर्चा में रहा था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का बयान देकर सुर्खियों में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार किए जाने से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी थी। राणा ने कहा कि वो संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष इस मामले के संबंध में लिखित बयान देंगी। ये लगभग 45 मिनट तक की बैठक रही और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपनी और अपने पति विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी को लेकर भी बातचीत की। आपको बताते चलें कि यह बैठक ओम बिरला के आधिकारिक निवास पर हुई थी। दोनों ने कहा कि वो महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के मुद्दे को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करेंगे। बैठक के बाद अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष सांसदों के संरक्षक हैं। मैंने उनसे अपील की कि हमारे मामले में न्याय सुनिश्चित हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगली खबर मोहाली से है, जहां पर आईबी के दफ्तर के बाहर सोमवार शाम करीब 7:30 बजे एक धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के सभी जो खिड़कियां हैं उनके शीशे चकनाचूर हो गए। इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। इसे लेकर पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पंजाब खुफिया कार्यालय की तीसरी मंजिल पर विस्फोट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड इमारत की तीसरी मंजिल पर फेंका गया। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूटे। इस घटना के बाद मौके पर एनआईए की टीम भी पहुंची। सीएम भगवंत मान ने इसके चलते हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। डीजीपी समेत सभी बड़े अधिकारियों को तलब किया गया है। अब बात करेंगे ताजमहल की, जिसके 22 रहस्यमय दरवाजों को खोलने की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए।
कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जाएं और दशकों से तय खाने में बंद 22 दरवाजों को खोला जाए। दरअसल ताजमहल के बंद कमरों में मंदिर के सबूत का दावा किया गया है। याचिका में 1951 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की मांग की गई है। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले जैसी इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि माना जाता है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के अंदर भगवान शिव का मंदिर है और इसी से पहले धर्मगुरु आचार्य परमहंस भी ताजमहल को तेजो महल बता चुके हैं। कुछ दिन पहले वो इसकी पड़ताल के लिए खुद ताज पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर जाएंगे, जहां पर करीब 4.25 घंटे वो यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में 1857 की क्रांति के जो वीर थे उन्हें नमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाम 4:25 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और इसके बाद शहर में करीब 1.25 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। 4:25 पर पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 4:35 पर निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। 4:50 पर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का माल्यार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। 5 बजे कमिश्नरी आवास चौक पर ITMS का निरीक्षण वो करेंगे। 5:15 से 6:15 बजे तक आयुक्त सभागार में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। 6:25 पर वैशाली में RRTS परियोजना का निरीक्षण वो करेंगे। 6:40 से 7:10 तक शहीद स्मारक, 7:20 से 8:40 तक विक्टोरिया पार्क, 8:40 से वो कार से अपने हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे और 9:45 पर लखनऊ के लिए CM रवाना हो जाएंगे। तो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। जैसा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सोनप्रयाग में सभी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होगी और बिना रजिस्ट्रेशन के सोनप्रयाग से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर CM धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। CM चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। और अगली खबर श्रीलंका से है, जहां पर श्रीलंका के बेहद आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच खबर यह है कि सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में कम से कम 173 लोग घायल हुए हैं। देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई। राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा पत्र भेजा। महिंदा ने ट्वीट किया कि मैंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इस बीच अधिकारियों ने सोमवार को शाम 7 बजे से लगाए गए कर्फ्यू को बुधवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की सहायता के लिए सैन्य दल को विरोध स्थल पर तैनात किया गया। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। जी हाँ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के ये जो शब्द हैं, अब इनका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। ताज में बंद पड़े 22 कमरों का क्या है राज? क्यों सालों से बंद पड़े ताजमहल के 22 कमरे? देवी देवताओं की मूर्ति और शिलालेख पर क्यों है विवाद?
परत दर परत खुलेंगे सारे बंद कमरों के राज। ताजमहल वर्सेस तेजो महालय की क्या है कहानी, सामने आएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जुबानी। यूं तो फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है और दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। लेकिन ताजमहल जितना खूबसूरत है उतने ही विवाद भी इसके साए में पड़े रहे हैं और यही दरअसल वजह है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच आगरा का ताजमहल भी चर्चा में आ गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि ये मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख है या नहीं। आपको बता दें कि 1666 में शाहजहां तो मर गया लेकिन विवाद जिंदा है। यदा कदा आवाजें भी सामने आती रही हैं कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अब एक बार फिर से ऐसी ही आवाजें बार बार उठ रही हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ये मांग है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत दी जाए कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ पर हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख छिपे हैं या नहीं। रजनीश सिंह के वकील रुद्र विक्रम का ये तर्क है कि 1600 ईस्वी में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में मानसिंह के महल का जिक्र किया है। दरअसल वकील रुद्र विक्रम सिंह का ये कहना है कि ताजमहल 1653 में बना था। 1651 का औरंगजेब का एक पत्र सामने आया था जिसमें ये लिखा गया था कि अम्मी का मकबरा मरम्मत कराने की जरूरत है और अब इस पत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम तथ्यों के आधार पर ये पता लगाए जाने की मांग की जा रही है कि ताजमहल के बंद इन 22 कमरों में आखिर क्या है। हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में सरकार ASI व इतिहासकारों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रिपोर्ट दाखिल करे। और इसके पहले भी तब विवाद गहराया था जब कुछ हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ी थी और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को आगरा में ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल कई इतिहासकारों का ये मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। हालांकि ये कमरे पहले कभी खोले नहीं गए या खोले गए इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब याचिका बीजेपी के नेताओं की ओर से दाखिल की गई है तो अब ताजमहल के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमानी भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और उधर श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दो पक्षों के बीच की जो भिड़ंत है वो बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि की तो वहां पर भी अब विवाद और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे और वीडियोग्राफी के विवाद ने कई पुराने मामलों को जन्म दे दिया है। उन सभी मान्यताओं और अवधारणाओं पर बहस अब छिड़ चुकी है जिसमें हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। लेकिन अब एक बार फिर से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचना शुरू हो चुका है। दरअसल जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक और जहां पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन इसे बताया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली विवाद को लेकर भी लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जमसरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हालांकि सुनवाई करने के बाद मथुरा की अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
13.37 एकड़ की भूमि को लेकर चल रहे विवाद पर अब कोर्ट 19 मई को अपना फाइनल जजमेंट देगा। कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट की देखरेख में विवाद स्थल पर खुदाई की भी मांग की गई है और ये दावा किया गया है कि अगर खुदाई होती है तो वहां पर वही कारागार मिलेगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर बने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। वहीं कोर्ट में इसको लेकर भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से विवाद स्थल की खुदाई कर उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा जा रहा है। इसमें ईदगाह भी हालांकि शामिल है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने का विरोध किया गया है। इसमें यह आरोप लगा है कि इस मामले में हिंदुओं के साथ धोखा कर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन को बिना किसी समझौते के शाही ईदगाह को दे दी गई। अदालत से ये मांग की गई है कि कोर्ट ये घोषित करे कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा 12 अगस्त 1968 शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना किसी क्षेत्राधिकार के किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।